बताओ क्या था लास्ट टॉपिक? दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं हम। एडवांटेज ऑफ वो तो हो गए थे ना कंप्लीट, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। अब हमें आगे करना था रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। ये दो टॉपिक हो रहे थे, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अगर दोनों एक्सप्लेन करेंगे तो ये आज की क्लास में दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और थ्योरेटिकल है तो इसमें जो नोटिस करना है वो हम तुम लोग को ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। इवनिंग में लिख लेना और एक्सप्लेन अभी कर दे तो इजीली दोनों हो जाएंगे, अदरवाइज फिर एक ही हो पाएगा थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर हम सारा ओरली लिखाएंगे तो हम लोग को क्यों इसलिए आता, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो तुम लोग कर लो हमारा, क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। इसमें एक तो डायग्राम बनाना है तुम लोगों को, तो डायग्राम पहले ही बना लो, ठीक है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, एक्स डैश सपोज कर लो, या जो भी ए बी नोटिस कर सकते हो, जो चाहे नोटिस कर सकते हो। और यहां एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराना है ऑब्लिकली, इस तरीके से। या ऐसे समझ लो, ये दो बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, दो पैरेलल रेज जैसे हम बना रहे हैं, तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। इसको हम नेम दे सकते हैं लाइक ए, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ होगा जहां पर ये स्ट्राइक किया है, और ये पॉइंट हो जाएगा बी। तो ये ए बी एज ए प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये एडवांस करेगा मीडियम में, मतलब टुवर्ड्स द एक्स एक्स डैश जो भी लिया है हमने उसकी तरफ। जैसे जैसे ये आगे जाएगा कोलाइड करेगा इस सरफेस से, कोलिजन में क्या होगा, वेवलेट्स एमिट होंगी, और एक ही मीडियम अज्यूम कर रहे हैं, वेवलेट्स एमिट होकर ऑल द डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये आपने वेव बनाई है? हाँ, ये एक्चुअली दो वेव है, ग्रुप ऑफ वेव्स को हम कंसीडर कर रहे हैं ना, वेव फ्रंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो फर्स्ट और लास्ट एंड दिखा दिया है इसका, अदरवाइज तो ये सारी वेव होंगी इस तरीके की। तो ये ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है जो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट करेगा किसी सरफेस पे। अब इन्हीं रेज को जिस तरीके से बनाते हैं, ये रेज यहां से यहां जाएगी, इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं सरफेस। फॉर एग्जांपल ये यहां से ट्रेवल करने वाली वेवलेट्स यहां भी, तो यहां भी एक, जहां ये स्ट्राइक करेगी यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और वो भी रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं हाँ, इस तरीके से ये भी चली जाएगी, ठीक है। ये एक कंडीशन अभी डायग्राम में कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम यहीं से अज्यूम करेंगे, कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि बी से ट्रेवल करने वाली वेवलेट जितने टाइम में इस वेव को रिफ्लेक्ट कौन मीडियम ये करेगा, प्लेन सरफेस भी कर सकती है, हाँ, एक्स एक्स डैश। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ से जो वेव जैसे ये स्ट्राइक करेगा, यहाँ से जो वेवलेट एमिट होगी ए पॉइंट से, वो भी ट्रेवल करेगी इसी मीडियम में, ट्रेवल करके वो कहीं ना कहीं जाएगी। तो तुम लोग ड्रॉ करते समय ध्यान रखना, जिस तरीके से हमने ये बनाया है, ऑलमोस्ट वो वाली रेस के पैरेलल लगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अब इनको हम डार्क भी कर सकते हैं, खाना तो यही है। क्या बोला? कोई बात नहीं, गलती से भी गलती हो जाती है कभी। इसको इस तरीके से दिखाना, ठीक है। अब ये देख रहे हो तुम लोग, जिस एंगल पे ये इंसिडेंट किया है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अज्यूम कर लेंगे, और जिधर से ये रिफ्लेक्ट हुआ है ये नॉर्मल है, ये जहां पे रिफ्लेक्ट हुआ है ये आर हो जाएगा। अगर ये इक्वल आते हैं आई आर, तो रिफ्लेक्शन लॉ वैलिड होगा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अगर ये इक्वल नहीं आते तो नहीं होगा, यही तो लॉ है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये वेव फ्रंट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। हम थ्योरी में अज्यूम करेंगे अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एक्स एक्स डैश विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। एज इट एडवांसेस इन द मीडियम इट स्ट्राइक बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड ए डैश। सपोज करेंगे जब ये ऐसे पूरा कोलाइड करेगा तो इन दो पॉइंट्स के बीच में करेगा। एट द एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस वेवलेट्स आर इमिटेड एंड ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। पूरा जो भी मीडियम में स्पीड है, अगर ये वैक्यूम है तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड होती है, अगर कोई मीडियम है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेवल करेंगी।
अब हमें कंसीडर क्या करना है, कंसीडर इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट टी, कोई भी स्मॉल टी टाइम ले लेंगे, द वेवलेट स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट बी अप्रोचेस टू द पॉइंट ए डैश। तो बी से लेके ए डैश तक ट्रेवल किया, तो इसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट सी है इस मीडियम में, फॉर एग्जांपल ये एयर है, तो टाइम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, सी टी, स्पीड इनटू टाइम। इन द सेम टाइम द वेवलेट इमिटेड फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है, अप्रोचेस टू एनी अदर पॉइंट बी डैश, सपोज कर लेंगे ये बी था, वो बी डैश हो जाएगा, और जहां पर भी ये पहुंची है वो एक पॉइंट, जैसे ये यहां पहुंची है फॉर एग्जांपल यहां आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास में हाइगेन्स प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है, बाय द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ वेवलेट्स आफ्टर टाइम इंटरवल टी वी कैन कंसीडर द न्यू वेव फ्रंट। जहां पर भी फॉरवर्ड एनवलप मिलेगा सारी वेवलेट्स का, जितनी उस सेम टाइम के बाद में सीटी रेडियस के हमने सर्कुलर ड्रॉ किए थे स्फीयर, तो ए से स्टार्ट हुई, ए को सेंटर लेके ए बी डैश रेडियस का हम एक आर्क लगा देंगे, तो इसका मतलब यहां से ट्रेवल होने वाली वेव उस पॉइंट तक पहुंची होगी, उसके अराउंड स्फीयर ऐसे होगा। आर्क का मतलब ये होगा, ये आर्क हमने ड्रॉ किया तो इस सेंटर को लेके स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस स्फीयर को टच करने वाला पॉइंट ये, और उतने टाइम में बी से चलने वाली वेवलेट यहां पहुंची है। इसको टच करते हुए जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट न्यू क्या होगा, वेव फ्रंट होगा, और वो रिफ्लेक्टेड है या नहीं है, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। हाँ, वो रिफ्लेक्टेड है या नहीं है, मतलब ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, वो रिफ्लेक्टेड होगा। आई और आर अगर इक्वल आ गए तो लॉ वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे करना है ये। यहां पर हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, इसको हम लिख लेते हैं वी डैश, और इस आर्क से यहां पर एक टेंजेंट इसको टच करते हुए ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा सा स्लैंट हो गया है, स्ट्रेट रहना चाहिए, इस तरीके से आर्क लगाएंगे। जैसे हमने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये आर्क ये है इस तरीके का, ये पॉइंट बी डैश है। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, और इसके लिए हमें थोड़ा सा नॉर्मल थिक लग रहा है इस तरीके से, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो थ्योरी का एक बार वो देख लेते हैं। लेट अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये एक्स था, एक्स एक्स डैश विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल्स को नेम दे देते हैं। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट पे नॉर्मल है तो n1, ये सेकंड पॉइंट पे है तो n2 सपोज कर लेते हैं, विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस i। As the wavefront advances in the medium, it strikes between the points A and A dash on the surface x and x dash, and new wavelets are emitted according to the Huygens principle, and they wavelets are traveling in the same medium with the speed of light in all the direction, सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। अब हमने क्या सपोज किया, let at a time t the wavelet started from the point B approaches to the point A dash in a time interval t। बी से चलने वाली वेवलेट ए डैश में पहुंच गई है टी टाइम में। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज सी, जो कि एयर है तो सी होती है नॉर्मली, देन दिस डिस्टेंस बी ए डैश इज इक्वल्स टू सी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर एज द इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट थ्योरी में अपना ले लिया। सर एक बार डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। डायग्राम में ये है कि एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, जैसे ये दो रेव हमने दिखाई है, इनिशियल पॉइंट और लास्ट, ये ऐसे आ रहा है सरफेस की तरफ एक्स एक्स डैश, और ये आके सबसे पहले इसको कोलाइड करेगा, इसका ए पॉइंट, ये स्ट्राइक करेगा, और जैसे जैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ आती जाएगी ये लाइन, मतलब ये यहाँ से कोलाइड होता चला जाएगा। तो ये पूरा वेव फ्रंट ए से ए डैश के बीच में कोलाइड करेगा सरफेस एक्स एक्स डैश को। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जहां भी ये कोलिजन होगा वहां से वेवलेट्स इमिट होंगी, और वो वेवलेट्स उसी मीडियम में वापस चलेंगी इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। इस मीडियम में जो भी स्पीड होगी, एयर कंसीडर किया तो सी लिख रहे हैं, और जब ये दोबारा यहां तक पहुंचे तो हमने ये बताया कि जैसे यहां से चलने वाली वेवलेट यहां पहुंच गई ए डैश में किसी टाइम में, उतने टाइम में ए से चलने वाली वेवलेट यहां पहुंच गई, तो इस ए को सेंटर लेके एक आर्क ले लेंगे इसे, तो ए से चलने वाली वेवलेट और बी से चलने वाली वेवलेट सेम टाइम में जहां जहां पहुंची है, तो ये पहली है और वो आखिरी है। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब सबको टच करते हुए आएगा टेंजेंट, ये होगा फॉरवर्ड एनवलप अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा एज ए डैश बी डैश। प्रूव हमें ये करना है कि जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ था और जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर ये बराबर आ गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल,
अगर नहीं आया तो ये प्रिंसिपल उसमें वेरीफाई नहीं कर रहा है उसको। टेंजेंट किस क्या वो रीडिंग फिल टेंजेंट का मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाएं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब मिडिल वाली वेवलेट को, नहीं तो वो सर, यहाँ आर्क तो मतलब आर्क में कौन सी रेडियस फिल करके ये ए बी डैश, ए से चल के बी डैश में पहुंची। तो हम क्या करते हैं, टी टाइम के बाद जब वेवफ्रंट हमें चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, सीटी रेडियस का स्पेयर ही तो ड्रॉ करते हैं। तो फिर सर एक मिनट, ये वेवलेट ए पे है, यहाँ देखो ये पॉइंट ए है, स्पीड ऑफ लाइट सी है, टी टाइम में ये वेवलेट कहां पहुंचेगी, सीटी डिस्टेंस में। तो इसका मतलब हमने क्या बताया था, हम इसके अराउंड एक एनवलप ड्रॉ करें, सॉरी स्पेयर ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस सीटी, ये सीटी का ड्रॉ किया। अब हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके और इसके नीचे दूसरी वेवलेट है, उसके अराउंड भी ड्रॉ करेंगे, फिर तीसरी है, जो जितनी भी है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, फॉरवर्ड एनवलप ऑफ दी स्पेयर, ये जो टच करेगा सारी वेवलेट को टच करेगा ना सेम टाइम वाले पे, ये एनवलप ही तो नया वेवफ्रंट होगा। बैकवर्ड तो एक्सेप्टेड नहीं है। तो फिर बीए की रेडियस फिल करेंगे, फिर एबी के ऊपर आर्क लगाएंगे। हाँ, ए बी डैश ये आर्क लगेगा, वो तो कंप्लीट है ही अपने आप में ए डैश में। और वो दूसरा आर्क सर? दूसरा कहाँ, एक ही तो आर्क है, यही तो आर्क है सर, मतलब फर्स्ट और लास्ट में शो किया है हमने सर। ओके सर, ये देखो, ये फर्स्ट है, ये इस पे ये आर्क लग गया, ये लास्ट है, ये यहाँ आ गया, और इनको मिला दिया तो इनके बीच में जितनी भी वेवलेट्स होंगी यहाँ से आएंगी, ऐसा रिफ्लेक्ट हो गई, ये सब इसी पे टच करेंगी उतने टाइम में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस में तो ट्रेवल करेंगी स्पीड। तो वो ये सबकी टेंजेंट है, हमने दिखाया फिर तुम्हें इनिशियल और फाइनल का है। एक्चुअली ये जितनी भी इसके मिडिल में जितनी भी वेवलेट्स है उन सबका है ये पूरा। बस यही तो समझना है इसमें, बाकी तो बहुत छोटा था। तो हमने क्या सपोज किया था, लेट द वेवलेट स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट बी अप्रोचेस टू द पॉइंट ए डैश इन अ टाइम इंटरवल t, then this distance ba dash must be equals to this, ba dash equals to speed of light into the time ct। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, let in the same time t the wavelet started from or emitted from the point a if approaches to a point b dash, मान लिया यहाँ पे पहुंची पूरा, then this distance a b dash if also equals to ct, क्योंकि टाइम सेम है। इनिशियल वेवफ्रंट वो है ना a1 और b, a1 कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है पूरा, a एंड b है, ठीक है। तो ये होगी सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी, दो कंडीशन हो गई हमारे पास में। अब जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ था, क्या लिखा था हमने, कंसीडर किया द वेवफ्रंट इज ऑब्लिकली इंसिडेंट, तिरछा इंसिडेंट हुआ है विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस i। अब सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखो, अगर ये एंगल i है तो ये बचा हुआ है जो ये एंगल आई, और यहीं पे तो इंसिडेंट कर रहा है, तो ये वाला कितना बचेगा इधर वाला 90 अच्छा ठीक। तो एक यहाँ देखो, ये एंगल अगर आई है तो इधर वाला बचा हुआ 90 माइनस आई हुआ जी सर, तो ये इधर वाला बचा हुआ सबसे आई हो गया, नहीं रुक जाओ, हाँ सर हो गया। अमित एक मिनट इसको अलग से देख लो, ये नॉर्मल था, नहीं हुआ जो आपने, अरे अभी हम इसीलिए अलग से दिखा रहे हैं, ये रे है, इसको हमने आई सपोज किया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन थी तो ये बचा हुआ 90 माइनस आई हो गया। अब ये बाकी कितना बचेगा, तो ये खुद 90 है, ये भी तो 90 है ना, इसमें नॉर्मल है, तो ये बचा हुआ कैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस आई, ठीक है, ये 90 कैंसिल प्लस आई हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू आई, तो दिस एक्चुअली आई। लेकिन सर ये 90 माइनस आई आर नहीं होगा, आर यहाँ है ही कहाँ, यहाँ तो इंसिडेंट एंगल लिया है सर, वेव रिफ्लेक्ट कर रही है आर, हाँ वो तो बात की बात है, तो प्रूव करोगे रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल है, ये तो फिलहाल आई है ना इतना। एंगल इक्वल नहीं है, वो एंगल से सर सिर्फ, अरे पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ रहे हो मैथ में, ये सीधा तो है, ये आई होगा पूरा। अरे इधर से ये आई है तो इधर वाला ये एंगल इसमें 90 डिग्री पे, ये वाली लाइन ए बी, तो ये 90 माइनस आई हो गया, बचा हुआ एंगल, एक मिनट ये देखो n1 a, और इसको अगर आप नाम दे दें यहाँ पर pq फॉर एग्जांपल, n1 a pq, p ये क्या है i, और ये वाला खुद 90 है, p a b ये 90 है, तो ये वाला कितना बचा, ये 90 माइनस आई, और ये इधर से भी 90 है, तो ये बाकी बचा हुआ निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, 90 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 90 माइनस आई, तो कितना बचा, आई आया या नहीं आया, उधर वो आपने आर सर क्यों माना, उधर वो वो जो तो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट होगा ना, ये तो प्रूफ करना है कि आई आर के इक्वल है, ये तो प्रूफ करना है, तुम थोड़ा सपोज कर सकते हो पहले से, ये तो तुम्हें दिखाना है इसमें वेरीफाई करके कि मान सकते हो आर है, अभी हमने ये कब कर दी दोनों इक्वल, मैंने भी नहीं कहाँ यहाँ आर मान सकते हो, यहाँ आर है ही कहाँ, समझ गया मैं, यहाँ तो कोई वेव रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई नहीं ना,
यहाँ पे तो सिर्फ इंसिडेंट की बात हो रही है, रिफ्लेक्ट तो वहां से कंसिडर कर रहे हैं ना, तो वो आ गया है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर इसको ले सकते थे आप, ये आई है वेवलेट और ये रिफ्लेक्ट होकर इतना ले सकते थे आप इसके साथ, ये वाला एन के साथ ये पूरा यही कह रहे हैं। तो इसको कहीं क्यों रहा जब वो हमने बनाया ही नहीं है, अगर उसकी नीड होती तो वो भी बनाते ना, वहां बनाया ना, जो बनाया उस पर डिस्कस करो पहले। तो ये आई हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारी थ्योरी में क्या लिखना है, सेम टाइम सेम डिस्टेंस होगी। नाउ वी कंसीडर ए एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ ए बी डैश। ए को सेंटर सपोज करके हमने ए बी डैश का एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ए बी डैश भी तो वही डिस्टेंस है जो बी ए डैश होगा। नाउ ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम द बी डैश टू ए डैश। This will be envelope of all the wavelets reflected in between A to A dash. A से A dash के बीच में जितनी भी वेवलेट रिफ्लेक्ट हुई हैं, उन सबकी टेंजेंट ये होगी, क्योंकि सेम टाइम में सब यही टच करेगा, ये पहला और लास्ट तो टच कर ही रहा है बीच में। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, आफ्टर अ सेम टाइम अगर आप एनवेलप ड्रॉ कर रहे हो तो वो एनवेलप क्या देता है, न्यू वेव फ्रंट। तो इट मींस ए डैश बी डैश विल बी द न्यू वेव फ्रंट। अब रिफ्लेक्टेड है या नहीं है ये बात तब प्रूव होगी जब आर आई के इक्वल प्रूव हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल का। हाँ, तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करके, तो हम सपोज करें इस कंडीशन के बाद में लिखना है ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया ए डैश बी डैश। अब जब ये रिफ्लेक्टेड हो गया तो कैसे ड्रॉ किया तो पता चल गया, इसका आर ड्रॉ किया और टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब वेरीफाई हमें करना आई और आर इक्वल है या नहीं है पूरा, तो सबसे पहले डायग्राम यूज करना है। मेन इसमें यही है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू फिगर। ये जो एंगल है, एंगल पी ए बी इक्वल्स टू, अभी हमने बी ए डैश, क्या है ये इक्वल, ये भी आई है और ये भी आई है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, आई। फिर से देखो पी ए बी, सॉरी पी ए एन वन था, बोलना चाहिए था पी ए एन वन ये आई है, और इधर से जो हम कंसीडर कर रहे हैं ये बी डैश बी ए डैश, बी ए डैश, बी ए और ए डैश, ये पूरा आई है, ये वाला ये है ना, ये 90 है जो हमें ऑलरेडी दिख ही रहा है डायग्राम में। अब दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो फिर से, अब इधर वाला कंसीडर करना है, ये हमने आर सपोज किया, इसको आर एस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसको आर एस ले लेते हैं, ठीक है। तो एस ए डैश एन टू, एस ए डैश एन टू इज इक्वल्स टू। अब इधर देखो ये फिर से वही पोजीशन आ गई, ये आर है तो ये फिर से 90 माइनस आर होगा, ठीक है। और ये जो बचा हुआ एंगल है रिमेनिंग पूरा, ये फिर से आर हो जाएगा जैसे इधर आई हुआ था। बाइफेमेट्री लिख सकते हैं यहाँ पर पूरा। आर में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। इस आर को थोड़ा सा क्लोज लेते हैं, तो 90 पे नहीं लग रहा होगा ना, इससे बिल्कुल सीधा ये जो रिफ्लेक्टेड रे लिए ऐसे ले लो आर, थोड़ा और तो पैरेलल लगेगा बी डैश, ठीक है। अब ये तुम्हें लगेगा कि ये आपस में ये और ये 90 है, तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, तो 90 माइनस आर, अब इधर से फिर 90 हो गया, 90 माइनस आर में से ये सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो इसमें ये पूरा बचा हुआ एंगल हमें आर मिल जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा एंगल क्या हुआ, बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए इक्वल्स टू आर, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो लिख सकते हो। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ कर रहा है, अगर लॉ सही है तो उसके अकॉर्डिंग तो हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। यहां देखो ए डैश, सॉरी पहले दोनों ट्रायंगल जो हम यूज कर रहे हैं कौन कौन सा, इन ट्रायंगल एक तो है ए बी ए डैश, और दूसरा ट्रायंगल जो यूज कर रहे हैं ए बी डैश ए डैश। तो ये जो है ए डैश, ये है कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है साइड,
एक मिनट, ए बी ए डैश, तो इसका हाइपोटेन्यूस ए डैश है। दूसरा ए बी डैश ए डैश, इसका भी हाइपोटेन्यूस ए डैश है। तो दोनों में एक कॉमन साइड हो गई, मतलब सामने वाला एंगल 90 है तो साइड इक्वल होगी ही होगी। अब ये जो बचा है, ये वाला एंगल आई था, एक साइड कॉमन हो गई। और दूसरी चीज ये जो ऊपर दो इक्वेशन लिखी है, बी ए डैश इक्वल्स टू ए बी डैश, बी ए डैश इक्वल्स टू ए बी डैश। ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द इक्वल साइड सब्सटेंस द इक्वल एंगल। अगर साइड इक्वल है तो इक्वल एंगल तो फॉर्म करेगी। तो ये हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो रिलेशन और इक्वेशन यूज किए हैं, इनसे ये दोनों इक्वल है, इक्वल्स टू सी टी है दोनों ही। तो दोनों साइड इक्वल है तो दोनों तो एंगल भी तो बराबर होंगे, जो बराबर है। अब ये देखो बी ए डैश, बी ए डैश कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, आई। बी ए ए डैश ये तो एंगल बना रही है इस वाले ट्रायंगल में, तो ये एंगल है जनरली आई। या एक मिनट, साइड इक्वल है तो यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर एंगल बी ए ए डैश इज इक्वल्स टू एंगल बी बी डैश ए डैश ए। सर हमने ये जो बी डैश ए डैश है ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, हाँ ए आर पे, तो फिर 90 डिग्री है। हाँ। और जो एंगल ए बी ए डैश है ये भी 90 डिग्री है। ए बी, हाँ। तो फिर हम पहले इसको 90 डिग्री प्रूफ करें, फिर दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, फिर ये लिखे, तो फिर ज्यादा लॉजिक नहीं, इसको 90 क्यों प्रूफ करना है, वो तो सिंपल सी कंडीशन तुम्हारे पास 90 है, ये प्लेन वेव फ्रंट है ना, तो ये एंगल तो 90 हो गई होगा। हाँ ये हमारे पास है, हम एस प्रॉपर्टी के साथ प्रूफ करें पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, फिर हम ये जो आपने भी लाइन लिखी ये लिखी, तो ज्यादा लॉजिकली सही नहीं लगेगा भाई। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत ही क्या है, दो ट्रायंगल हमारे पास में है, दो ट्रायंगल में वो एंगल 90 ना भी हो, जाने दो, एक साइड कॉमन है तो डेफिनेटली कॉमन साइड कॉमन एंगल सब्सटेंड करेगी तो वो इक्वल होंगे। तो दूसरी साइड ये ए बी ए डैश और ए बी डैश है, तो ये भी दोनों इक्वल साइड है, इक्वल साइड इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, तो सीधी सी बात हो गई, बी ए डैश इक्वल्स टू ए बी डैश अगर है तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंगल, और ये एंगल हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग आई है और ये एंगल आर है, तो आई इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो हम फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, या फिर इनको हम एंगल लगा के नहीं लिखते हैं तो आई इक्वल्स टू आर एंगल ऑफ, और ये क्या है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ हमें डायग्राम में ही दिख रहा है, द इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, the reflected wavefront a dash b dash and the normals n1 and n2 at the point of incidence and reflection are in the same plane x x dash। तो दोनों लॉ वेरीफाई हो रहे हैं, तो ये सब समझ रहा था, बाकी इसको डिटेल में बताना, जैसे दोनों हो जाएंगे आज, अदरवाइज एक ही होता, अगर इतना सब बोल के लिखेंगे, तुम लोग लिख ही रहे होते अभी तक पूरा, वो हम तुम्हें ग्रुप में सेंड कर देंगे पूरा, समझ में आ रहा है पूरा। तो चल बेटा अभी टाइम में से लिख लेंगे, नहीं दूसरा नहीं हो पाएगा ना सर, उसकी फोटो खींच हाँ वो कर सकते हो, वो ज्यादा सही है, तो टाइम बच जाएगा तुम लोगों का, क्योंकि इस टाइम का टाइम बहुत कीमती है। आकाश आ रही थी, जी सर। चलो ठीक है सर, इसको सर एक मिनट जाइए, ये लिख रहे बस ये लिख रही हो, हाँ, तो क्यों लिख रही हो, जब सेंड कर देंगे इसको, अच्छा एक बार ले लो। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। अब ऐसे ही हमें दूसरा लॉ प्रूफ करना है, हेडिंग अपनी डालते रहो, दूसरी मतलब इतना स्टेप तो तुम लोग समझिएगा, थ्योरी इसमें एलिमेंट्स 8 से 9 लाइन की है जो हमने बोली। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह में क्या कर देना है, रिफ्रैक्शन, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल, इसको भी देख लेते हैं। बाकी तो थ्योरेटिकल है, तुम लोग अगर बुक से भी रीड करते तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बस एंगल देखने हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा इंटरफेरेंस, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और डेरिवेशनल भी है।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसको भी देख लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिर से डायग्राम बनाना है। डायग्राम रफली तुम लोग चाहे तो भी ड्रॉ कर सकते हो, उसको बाद में डाल देना रफ नोटबुक में साथ में। फिर से हम सरफेस वही, लेकिन अब इट इज नॉट अ सरफेस, इट इज इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया एक्स एक्स डैश। लास्ट डेरिवेशन में हमने उसको सरफेस एज्यूम किया था विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट। ये इंटरफेस है सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब इसके ऊपर मीडियम अलग है और उसके नीचे मीडियम अलग है पूरा फर्स्ट एंड सेकंड। तो चाहे तो हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं इसको फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम की बात हो रही है। इसमें स्पीड हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन द मीडियम, तो फर्स्ट में अलग होगी सेकंड में अलग होगी अगर ये दो मीडियम है। कंडीशन फिर से वही है, अ प्लेन वेव फ्रंट इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एक्स एक्स डैश। इसको हम यहाँ से पी क्यू नाम दे दें या कुछ भी नाम दे दें, और ये ए बी यहाँ पर फिर से नॉर्मल हो जाएगा, और ये स्ट्राइक की है रे विद नॉर्मल आई, ये N1 हो गया हमारा फर्स्ट नॉर्मल। अब हमें इसको रिफ्लेक्ट नहीं कराना है, अब रिफ्लेक्ट हो गया तो अब भी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने वाली वेवलेट हमें एज्यूम ही नहीं करनी, हमें वो करनी जो मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए फिर से ये वाली वेवलेट फिर से पहुंची है ए डैश पे, और यहां पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से जो N2 होगा। अब वो क्या होगा, फिर से थ्योरी वही से लेट अ प्लेन वेव फ्रंट PQ is obliquely incident on the interface XX dash separating two media with an angle of incidence I as AB था। ये PQ स्टैंड में, यहां पर आते आते ये as AB हमने कंसीडर किया है। फिर से वही कंडीशन है, as the wavelet started from the point B पॉइंट से चलने वाली वेवलेट reaches to the point A dash in a time interval t if the speed of light in the first medium is c1 and in the second medium is c2। यहां जूम कर लेते हैं इसको, इसमें c1 है और इसमें c2 है। then the distance traveled by this wavelet b a dash is equals to c1t इन फर्स्ट के जैसे उसमें यूज किया था। अब as the wave front advances with the medium wavelets are emitted from point A to A dash in between the point A and A dash, इनके बीच में होंगी। some are reflected in the same medium and some gets refracted in the other medium। सारी की सारी ना तो रिफ्लेक्ट होंगी ना रिफ्रैक्ट होंगी, कुछ हो सकता है रिफ्लेक्ट होकर चली जाए, हमें रिफ्लेक्शन कंसीडर नहीं करना है इस बार। जो रिफ्लेक्ट होकर सेकंड मीडियम में आएंगे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वेवलेट emitted from the point A gets refracted to the second medium and moves towards a path like this। और ये हमें पहले से पता है, if the medium second medium is denser as compared to the rare, तो रिफ्लेक्टेड रे या वेवलेट जो भी है बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। हालांकि हम उसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसका पाथ शो कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गई होगी। सपोज करो ये इस डायरेक्शन वाली जो आई हमने वो कंसीडर कर ली है सिर्फ, और ये जो एंगल है इसको हम आर सपोज करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये जिस दूसरे मीडियम में आई है। अब कंडीशन क्या लेनी है, एज द वेवलेट ट्रेवलिंग फ्रॉम द पॉइंट बी टू ए डैश c1t इन द सेम टाइम द रिफ्रैक्टेड वेवलेट फ्रॉम ए पॉइंट से जो रिफ्रैक्ट हुई है उसी टाइम में वो कहां तक पहुंची होगी उसकी बात कर रहे हैं। यहां पे भी एक नॉर्मल है, यहां पे भी ले सकते हैं, इसको हटाना पड़ेगा सीधी। यहां से चलने वाली इस पाथ पे चली जाए, उस पाथ को मैं अज्यूम नहीं कर रहा, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट को, क्योंकि वहां वाला तुमने ले लिया कंडीशन बी टू ए डैश। अब ए से जहां तक भी ये जानी है, सपोज करो ये बी डैश पे है तो बी डैश जैसे ये पॉइंट ले लिया, थ्योरी पहले वाली यूज होगी। द वेवलेट इमिटेड फ्रॉम द पॉइंट हियर रीचेस टू द पॉइंट बी डैश इन द सेम टाइम दिस डिस्टेंस ए बी डैश इज इक्वल्स टू c2t। अब स्पीड चेंज है पूरा, तो हमें करना क्या है, फिर से हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नया वेव फ्रंट पता करने के लिए हमें ct रेडियस के स्पेयर फाइंड आउट करने होते हैं, और उन स्पेयर का जो एनवलप होता है टेंजेंट वही फाइनल वेव फ्रंट होता है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट रे है और वो लास्ट रे है। लास्ट रे वाली यहां पर है अभी उस टाइम में, और ये वाली यहां पर है। तो हम यहां से लेके वहां तक बीच में जितनी भी आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां से हुई, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, उन सबको टच करेगी सेम टाइम पूरा। तो इसका मतलब हमें यहां से एक, चलो पहले ड्रॉ कर लेते इधर से,
ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। सर पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बोलो। वो C1 मीडियम, उसमें स्पीड C1 है, इसकी हाँ। C2 है। हाँ। मैं C1T के हिसाब से पहले रीडिंग नहीं तो हम उस वाले को कंसीडर ही क्या कर रहे हैं, हम तो सेकंड मीडियम की बात कर रहे हैं ना, C1 तो अलग हो गया। आगे जो हम लगाएंगे वो नहीं ये डिस्टेंस तो अलग हो गई ना, बी ए डैश तो वो फर्स्ट मीडियम में हो गई, उसकी बात जाने दो। ठीक है। हमें हाइगेंस प्रिंसिपल फिर ये कह रहा है, उसने मीडियम की बात ही नहीं की। उसने फिर बात की कि अगर आपको किसी मीडियम में एक पर्टिकुलर, तो यहाँ हम एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं, ए से एमिट हुई ए में आएगी और इसी मीडियम में चल रही है कंटिन्यू ए से बी डैश तक, तो ये तो एक ही मीडियम है ना हमारे पास। एक मिनट, तुम्हारी बात हम समझ गए, अभी फिर से बताते हैं। ये पॉइंट है बी डैश, ठीक है। ए से एमिट होकर रिफ्लेक्ट होने वाली वेवलेट बी डैश पे यहाँ आ गई, ऐसे ही इसके आगे वाली जो वेवलेट होगी, इसे यहाँ स्ट्राइक किया, यहाँ से एमिट होगी, वो उसी टाइम में तो वहां आएगी, सेम टाइम, क्योंकि अब तो मीडियम सेम है। ऐसे यहाँ पे चलने वाली यहाँ आएगी, यहाँ पे चलने वाली यहाँ पाएगी। ये तो ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये सेकंड मीडियम में है पूरी पूरी। तो ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेकंड वाले मीडियम में सबको टच करेगी, और ये फॉरवर्ड एनवलप हो गया उन वेवलेट्स का। लेकिन ये आपने ये बी पे जो आर्क लगाई वो तो वो C1T के हिसाब से लगाई नहीं, वो C2T के हिसाब से लगेगा। और C2 पता कैसे होगा? C2 मीडियम तो पता तो वो ही नहीं है, पता तो वो भी नहीं है। इतना सिर्फ हम ये एज्यूम कर रहे हैं, द वेवलेट emitted from the point A reaches to the point B dash with the speed of light in that medium C2, then the distance AB dash will be C2T. Now taken A as a center, we have to form an arc of radius AB dash, AB dash, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट और उतने ही टाइम में, टाइम की बात हो रही है, भी फिर उसी टाइम में B से A dash पे पहुंची थी, तो A dash वो तो टाइम खत्म हो गया, A dash पे उस टाइम पे आ चुकी थी। तो यहां से हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ टेंजेंट from B dash to A dash. This tangent will be the forward envelope of all the refracted wavelets in the second medium. Or according to Huygens, this should be the new wavefront A dash B dash. अब ये वेरीफाई होगा, क्योंकि इसमें तो हमें I का स्क्वायर थोड़ा प्रूव करना है, इसमें तो हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। साइन I अपॉन R, उसका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, इससे तो मतलब ही नहीं डिस्टेंस इक्वल है या नहीं। तो थ्योरी फिर से वही, लेट द वेवलेट, यहाँ पे देखो ये शो कर रहा है, इतना शॉर्ट में लिख रहे हैं फॉर फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम की बात कर रहे हैं, और कहां से कहां, B to A। यहां जो वेवलेट ट्रेवल की है, तो ये क्या होगा, BA अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा C1T। लेट द वेवलेट, तो C2T नहीं फर्स्ट वाली की BA, PA डैश, सॉरी BA है ना, B। Wavelet started from the point B, approaches to the point A dash in a time interval T, then the distance BA dash is equals to C1T, where C1 is the speed of light in the first medium. अब क्या कर रहे हैं, in the same time, इसी टाइम की बात कर रहे हैं, the wavelet emitted from the point A gets refracted and travel in the second medium with the speed of light. In the same time, it approaches to the point B dash. Then the AB dash equals to this C2T according to Huygens principle, ठीक है। We have to draw an arc of radius AB dash by taking A as a center, ठीक है। Now draw a tangent touching the point B dash to A dash. This will be the new refracted wavefront according to Huygens principle. ये refracted हो या ना हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गई है, तो ये तो श्योर हो गया कि रिफ्रैक्शन तो हुआ ही है, अपने पाथ से भी चेंज हो गया, ये भी दिख रहा है, रिफ्रैक्शन हुआ है, ये बात कंफर्म है। ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं Huygens प्रिंसिपल से, हम वो लॉ वेरीफाई कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्या वो अब भी सही है इनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी या नहीं। तो यहाँ में जरूरत पड़ेगा साइन I और साइन R। तो हमने रिफ्रैक्टेड वेव का एंगल R लिया है, और इंसिडेंस वाला जो एंगल था वो I है ही है। तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, जो कि हो गई ना उसके अकॉर्डिंग प्लेन वेव फ्रंट है, और ये हमने आर्क ड्रॉ किया, उसमें टेंजेंट किया, तो टेंजेंट भी रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये भी 90 है, तो कंफर्म है ये दोनों 90 है। अब ये पहले की थ्योरी पहले की तरह गई, ये I हुआ तो ये 90 माइनस I हुआ, ये रिमेनिंग I हो गया इस ट्रायंगल में। सेम है, ये अगर R है तो ये बचा हुआ 90 माइनस R है, ये 90 है तो ये बचा हुआ R हो गया। या इधर से देख लें, ये भी तो फिर R ही होगा, उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये R है तो ये 90 माइनस R है तो फिर R हो जाएगा, समझ रहे बात। तो यहाँ पे अब इसी डायग्राम को यूज करना है हमें वेरीफाई करने के लिए, तो फिगर यूटिलाइज करनी है अकॉर्डिंग टू फिगर। पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, फर्स्ट मीडियम वाला, इन ट्रायंगल, हाँ ए बी ए डैश, इसको यूज किया, तो इसमें पहले में साइन I चाहिए, ठीक है।
एंगल पहले इसमें लिख लेते हैं बी ए डैश, ये क्या है आई, तो फाइन आई निकालना है हमें। फाइन आई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है बी ए डैश अपॉन हाइपोटेनियस है ए डैश। सही है सर। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस ए डैश और एंगल के सामने वाली साइड बी ए डैश परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल ये लेते हैं, ए बी ए, हाँ ए बी डैश ए डैश, इसमें यूज कर रहे हैं, इसमें ये वाला एंगल आर है, ए डैश बी डैश, तो यहां फाइन आर निकाल लेते हैं। फाइन आर इक्वल्स टू, देखो इसके सामने वाली साइड ये है ए बी डैश और हाइपोटेनियस तो कॉमन है ए डैश, इसका भी हाइपोटेनियस वही है। हमें ये रेशियो चाहिए फाइन आई अपॉन फाइन आर, तो फाइन आई था हमारा बी ए डैश अपॉन ए डैश और ये है ए बी डैश अपॉन ए डैश, ये ए डैश कैंसिल, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी ए डैश की भी वैल्यू है हमारे पास में और ए बी डैश की वैल्यू है। तो फर्स्ट में वैल्यू थी बी ए डैश C1T, तो फाइन आई अपॉन फाइन आर इक्वल्स टू C1T और ये ए बी डैश है C2T, these cancel out, this is equals to C1 upon C2 और ये हमें पता है if the refractive index of second medium with respect to the first is mu, then it must be equals to the ratio of speed of light in the first medium to the second medium, mu equals to B1 upon B2 होता है। तो यहाँ ये क्या हुआ C1 upon C2 आ गया, इसका मतलब ये mu आ गया refractive index of second medium with respect to the first, तो यहाँ पर हम फाइल में लिख सकते हैं because mu is equals to C1 upon C2, therefore sin I upon sin R equals to mu, which is constant. Snell's law, हाँ ये कांस्टेंट लिख दो या Snell's law लिख दो। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कांस्टेंट तक सेकंड लॉ है ये पूरा, ये बात Snell हो गया और फर्स्ट लॉ फिर से वेरीफाई हो रहा है। द इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एक्स एक्स डैश, ये रिफ्लेक्शन। तो मतलब थ्योरेटिकल है ये, फिर मैथमेटिकल सिर्फ इतना वेक्टर में यूज हुआ है, सिंपल सा है, राइट ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसका रिटर्न हम दोनों फाइंड कर देंगे, बाकी ये तो वैसे ही लिख लेना एक बार, समझ लेंगे। अभी लिखें या फिर- नहीं अब जरूरत नहीं है, फाइंड कर देंगे शाम को, Thanks. क्योंकि लिखोगे इतना क्या? तुम लोग भी अपना टाइम खराब करोगे इतना ज्यादा। अब इसके आगे वाले टॉपिक साथ में लिखना, इंटरफेरेंस। Yes, sir, कल की क्लास हम रिकॉर्ड कर दीजिएगा, कल फेयरवेल है। अच्छा, सुपरपोजिशन लॉ और इंटरफेरेंस, ये दो चीजें पढ़ गया था, इंटरफेरेंस से बहुत आता है। फिर एक प्रिज्म का डेरिवेशन था जो प्रिज्म के साथ आपने करा रखा है, हाँ वो भी वो जरूरी है, मतलब ऐसी है। नहीं, डेरिवेशन बहुत आता है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स आता है, क्वेश्चन देखोगे सैंपल में तो तुम्हें कई जगह मिलेगा। ड्राइव द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑपरेशन, अच्छा, नहीं रिफंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। n equals to sin I plus del m upon 2 upon sin a by 2, वाला डेरिवेशन आया है, बहुत बार आया है। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत छोटे हैं, सिंपल से होते हैं, लेकिन वो आते बहुत हैं, क्योंकि प्रिज्म में एक सिंगल टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में और छोटा ही है, तो उसका कोई ना कोई क्वेश्चन या टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई, जैसे थिन प्रिज्म के लिए आ जाता है, तो थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अवॉइड कर देते हैं, sin I को इक्वल ले लेते हैं, I इक्वल्स टू R पूरा, उस कंडीशन में फॉर्मूला आता है, क्या आता है, del m इक्वल्स टू म्यू माइनस 1a पूरा। तो इस तरीके के क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, और वो वाला तो डेरिवेशन ही बहुत बार आया है एग्जाम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, चाहे n से डिनोट किया हो या म्यू से किया हो, फॉर्मूला तो वही है, sin I plus del m upon 2 upon sin R by 2 a by 2 सॉरी, तो वो इंपॉर्टेंट है। और इस वाले वेव में पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता था अभी तक, अब इस बार वो डिलीटेड है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में पढ़ा देंगे तुम लोग, क्योंकि टॉपिक वैसे नहीं रहना चाहिए जो 12th में है। अभी जो है तुम लोग इसका मतलब तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट 2 टर्म बचे वेव में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एक सिंगल डेरिवेशन है, डिफ्रैक्शन भाई सिंगल स्लिट है तुम्हारे सिलेबस में, इंटरफेरेंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें सुपरपोजिशन लॉ भी है, मतलब डेरिवेशन है सुपरपोजिशन लॉ के बेस पे। हाँ वही यंग डबल स्लिट, वही इंटरफेरेंस वही तो आएगा, यंग डबल स्लिट एक्चुअली उन्होंने तो वेरीफाई किया इंटरफेरेंस। कोई बात नहीं। मैं